जय माता दी। वेलकम टू ऑल ऑफ यू माय स्टडी चैनल सोशियोलॉजी विद संतोष। एमसीक्यू सीरीज़ के इस 5वें वीडियो लेक्चर में आज हम लोग बात करेंगे समाजशास्त्र की एक महत्वपूर्ण अवधारणा समुदाय से जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों और उनके उत्तरों के बारे में। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। और आज का पहला सवाल जो आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है, समुदाय अंग्रेजी भाषा के शब्द कम्युनिटी का हिंदी अनुवाद है। अंग्रेजी भाषा का यह शब्द कहाँ से लिया गया है? इसके लिए 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए ग्रीक भाषा, ऑप्शन बी है लैटिन भाषा, ऑप्शन सी है रोमन भाषा और ऑप्शन डी है पुर्तगाली भाषा। तो इन चारों ऑप्शंस में से जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन बी लैटिन भाषा, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि अंग्रेजी शब्द जो कम्युनिटी है वो लैटिन भाषा के 2 शब्दों से मिलकर के बना हुआ है, जिसमें से एक शब्द है कम और दूसरा शब्द है म्यूनिश, यानी कम और म्यूनिश से मिलकर के ये कम्युनिटी शब्द बना हुआ है। तो इस तरह से ये पहले सवाल का जो सही उत्तर है वो ऑप्शन बी है। दूसरा सवाल है, जब किसी छोटे समूह के सदस्य इस प्रकार साथ साथ रहें कि वे किसी विशेष प्रकार के हित में भागीदार न होकर सामान्य जीवन व्यतीत करते हैं तो उसे समुदाय कहते हैं। ये परिभाषा किससे संबंधित है या निम्न में से किसने दी है? इसके लिए 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए है किम्बाल यंग, ऑप्शन बी है मजूमदार, ऑप्शन सी है मैकाइवर और ऑप्शन डी है बोगाडस। तो इस दूसरे सवाल का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन सी मैकाइवर। मैकाइवर ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक सोसाइटी में समुदाय की विशेषताओं को स्पष्ट करते हुए ये बताया था कि समुदाय जो है वो व्यक्तियों का एक ऐसा समूह है जो किसी विशेष प्रकार के हित में भागीदार न होकर के बल्कि एक सामान्य जीवन व्यतीत करता है। तो इस तरह से दूसरे सवाल का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन सी मैकाइवर। तीसरा जो ऑप्शन है सवाल है वो है कि हम की भावना के आधार पर समुदाय का वर्गीकरण किसने किया है? इसके लिए 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए है समनर, ऑप्शन बी है मैकाइवर, ऑप्शन सी है र्यूटर और ऑप्शन डी है बोगाडस। तो इस तीसरे सवाल के लिए इन चारों ऑप्शंस में से जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन डी बोगाडस। बोगाडस ने समुदाय को परिभाषित करते हुए ये लिखा है कि ऐसा सामाजिक समूह जिसमें कुछ अंश तक हम की भावना होती है और जो कि एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में रहता है, तो ऐसे समूह को हम समुदाय कहते हैं। यानी बोगाडस ने अपनी परिभाषा में समुदाय की 2 महत्वपूर्ण विशेषताओं का उल्लेख किया है, जिसमें से एक है निश्चित क्षेत्र और दूसरा है हम की भावना। तो इस तरह से ऑप्शन जो तीसरा क्वेश्चन है उसका जो ऑप्शन डी है वो सही उसका उत्तर है। चौथा सवाल है, समुदाय सामाजिक जीवन के संपूर्ण संगठन का नाम है, यह किसने कहा है? इसके लिए 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए बोगाडस, ऑप्शन बी ऑगबर्न, ऑप्शन सी मैकाइवर और ऑप्शन डी मैक्स वेबर। तो इस चौथे सवाल का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन बी ऑगबर्न। ऑगबर्न ने समुदाय के बारे में अपने विचार को स्पष्ट करते हुए अपनी पुस्तक ए हैंडबुक ऑफ सोशियोलॉजी में लिखा है कि समुदाय व्यक्ति के लिए साधन और साध्य दोनों होता है। यानी उनका ये कहना है कि व्यक्ति समुदाय में जन्म लेता है और उसी में पल कर मर जाता है, और शायद इसी कारण से ऑगबर्न ने समुदाय के बारे में ये कहा था कि समुदाय सामाजिक जीवन के संपूर्ण संगठन का नाम है। तो इस तरह से ऑप्शन जो बी है वो चौथे सवाल का सही उत्तर है। 5वां जो सवाल है वो है शरणार्थी समूह किसका उदाहरण है? इसके लिए 4 ऑप्शन है। पहला है समुदाय, दूसरा है समिति, तीसरा है सीमावर्ती समुदाय और चौथा है संपूर्ण संस्था।
तो इस पांचवें सवाल का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन ए, समुदाय। मैकाइवर ने समुदाय को परिभाषित करते हुए समुदाय के दो महत्वपूर्ण आधारों का उल्लेख किया था, एक उसमें स्थानीयता और दूसरा है सामुदायिक भावना। तो सामुदायिक भावना के आधार पर मैकाइवर ने आश्रम को, विहार को, जेल को और शरणार्थी समूहों को समुदाय माना है। हालांकि जो दूसरे विद्वान हैं, मैकाइवर पेज के से अलग जो दूसरे भिन्न विद्वान हैं, वो शरणार्थी शिविर को समुदाय नहीं मानते हैं और उन्होंने इसको सीमावर्ती समुदाय के अंतर्गत रखा है। लेकिन ये जो मैकाइवर पेज है, उन्होंने समुदाय शरणार्थी समूह को समुदाय माना है या समुदाय कहा है। छठवां क्वेश्चन है, राज्य को एक महासमिति किसने कहा है? यानी छठवें क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि राज्य एक महासमिति है, ये किसने कहा है? इसके लिए चार ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है ऑकबर्न, दूसरा है गिन्सबर्ग, तीसरा है मैकाइवर और चौथा ऑप्शन है बोगार्डस। तो छठवें सवाल का जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन सी, मैकाइवर। मैकाइवर महोदय जो हैं, उन्होंने राज्य को एक महासमिति कहा है। उनका कहना है कि राज्य एक महासमिति है क्योंकि इसमें अनेक समितियां होती हैं और राज्य का उन पर नियंत्रण होता है। और मैकाइवर का ये भी कहना है कि समुदाय को सामाजिक संबद्धता के द्वारा पहचाना जाता है और जो राज्य है उसमें सामाजिक संबद्धता की जो मात्रा है वो काफ़ी कम पाई जाती है और इस कारण से हम राज्य को समिति कहते हैं या राज्य को एक समिति के रूप में देखते हैं। आठवां सवाल है, रूरल लाइफ ऑफ प्रोसेस पुस्तक के लेखक कौन है? इसके लिए चार ऑप्शन दिए गए। ऑप्शन ए मैरिज एलरिच, ऑप्शन बी लैंडिस, ऑप्शन सी है ऑस्कर लेविस और ऑप्शन डी है बिडलमैन। तो इन चारों ऑप्शंस में जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन बी लैंडिस। यानी लैंडिस महोदय ने रूरल लाइफ ऑफ प्रोसेस पुस्तक लिखी थी और इस पुस्तक में उन्होंने ग्रामीण समुदाय के बारे में अपने विचार को व्यक्त किया था। उनका ये कहना था कि जो ग्रामीण समुदाय है वो एक समाज का एक महत्वपूर्ण अंग है और इस अंग के अंतर्गत ये आपको ये उन्होंने बताया था कि उन्होंने ग्रामीण समुदाय की तीन महत्वपूर्ण बातों को या उनकी तीन विशेष विशेषताओं को बताया था, जिसमें प्रकृति पर प्रत्यक्ष निर्भरता, सीमित आकार और घनिष्ठ और प्राथमिक संबंध। यानी इन तीन विशेषताओं वाले समूहों को लैंडिस ने रूरल सोसाइटी के रूप में संबोधित किया था। तो इस तरह से ये आठवें सवाल का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन बी लैंडिस। यहाँ पे आपका ये जो सातवां क्वेश्चन है वो छूट गया था। तो सातवां सवाल जिसमें पूछा गया था कि समुदाय के भीतर समुदाय की अवधारणा किसकी है, तो इसके लिए चार ऑप्शन है। ऑप्शन ए मैकाइवर, ऑप्शन बी बोगार्डस, ऑप्शन सी रूटर और ऑप्शन सी है मैलिनोस्की। तो इस सातवें सवाल का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन ए मैकाइवर। मैकाइवर ने ये जो समुदाय को परिभाषित करते हुए, समुदाय की विशेषताओं को स्पष्ट करते हुए उन्होंने कहा था कि एक समुदाय के भीतर विभिन्न समुदाय होते हैं जिन्हें हम उप समुदाय या समुदाय के भीतर का समुदाय कह सकते हैं। यानी मैकाइवर का मानना था कि समुदाय जो एक बड़ा क्षेत्र होता है उस समुदाय के अंदर जो है वो अनेक छोटे छोटे समुदाय भी होते हैं जिन्हें हम समुदाय के भीतर का समुदाय कहते हैं। जैसे एक उदाहरण के माध्यम से इसको हम समझाना चाहें तो इलाहाबाद शहर में रहने वाले लोग अपने को एक समुदाय का मानते हैं, यानी वो कहते हैं कि हम लोग इलाहाबादी हैं। लेकिन इलाहाबाद में भी पंजाबी, मुस्लिम, बंगाली, सिंधी, मराठी या अलग अलग जो छोटे छोटे जो उपजातीय समूह हैं,
इनका एक अलग अलग समुदाय होता है। यानी इलाहाबाद में बंगालियों का अलग समुदाय है, ऐसे ही बनारस में नेपालियों का अलग समुदाय है, ऐसे दिल्ली में कश्मीरियों का एक अलग समुदाय है। तो इस तरह से इनको हम समुदाय के भीतर का समुदाय जो है वो कह सकते हैं। तो इस तरह से ये 7वें सवाल का जो सही उत्तर हुआ वो ऑप्शन ए हुआ। अब हम लोग आते हैं 9वें क्वेश्चन पे। 9वां क्वेश्चन है जिसमें ये पूछा गया है कि हिंदू सोसाइटी ऑफ क्रॉस रोड पुस्तक किससे संबंधित है। इसके लिए 4 ऑप्शन दिए गए हैं। विलियम वाइजर, ऑप्शन बी है राधा कमल मुखर्जी, ऑप्शन सी है के.एम. कपाड़िया, ऑप्शन डी है इरावती कर्वे। आपको ये बताना है कि इन चारों सवाल ऑप्शंस में से सही ऑप्शन कौन है। तो हम यहाँ बताना चाहेंगे कि ये जो चारों ऑप्शन हैं वो गलत हैं। इनमें से किसी ने ये हिंदू सोसाइटी ऑफ क्रॉस रोड पुस्तक नहीं लिखी है। इसका जो सही उत्तर है वो है के.एम. पणिक्कर। के.एम. पणिक्कर ने जिनको कि हम लोग संयुक्त परिवार के एक्सप्लेनेशन के रूप में जानते हैं, उन्होंने संयुक्त परिवार के बारे में उसकी परिभाषा दी है। और उनका जो संयुक्त परिवार के बारे में कहना है कि जो भारत है वो मुख्य रूप से संयुक्त परिवार वाला समाज है। यानी जो भारतीय समाज है उसमें परिवार का अर्थ संयुक्त परिवार से है। तो इस तरह से ये 9वें सवाल के लिए आप एक अलग से ऑप्शन नोट कर लीजिए, 5वां ऑप्शन जो इसका होगा, और वो उसका सही उत्तर होगा कि हिंदू सोसाइटी ऑफ क्रॉस रोड जो है वो पुस्तक के.एम. पणिक्कर के द्वारा लिखी गई है, न कि के.एम. कपाड़िया के द्वारा लिखी गई है। 10वां सवाल है जजमानी व्यवस्था के अंतर्गत सेवा देने वाली जाति को क्या कहा जाता है। इसके लिए 4 ऑप्शन है, यजमान, ग्राहक, कमीन और पुरोहित। तो इस तरह से 10वें सवाल का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन सी, कमीन। यानी जजमानी व्यवस्था के अंतर्गत जो सेवा देने वाली जाति है उसको कमीन कहते हैं, और जो सेवा लेने वाली जाति है वो है उसको हम बोलते हैं यजमान। तो इस तरह से सेवा लेने वाली जाति को यजमान और सेवा देने वाली जाति को कमीन कहा जाता है। तो इस तरह से 10वें सवाल का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन सी, कमीन। यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना है कि जजमानी व्यवस्था के बारे में 2 तरह के दृष्टिकोण हैं। एक प्रकार्यवादी दृष्टिकोण है और दूसरा जो है वो संघर्षवादी दृष्टिकोण। तो ये जो विलियम वाइजर महोदय हैं इनको हम लोग प्रकार्यवादी जो है वो दृष्टिकोण के अंतर्गत मानते हैं, जबकि जो ऑस्कर लेविस हैं, बिडलमैन हैं या बेरेमन है, इन लोगों को ने जजमानी व्यवस्था को एक संघर्षवादी व्यवस्था के रूप में एक्सप्लेन किया है। और उनका ये मानना है कि जजमानी जो व्यवस्था है वो बलात् और शोषण पर आधारित है। तो इस तरह से ये इस चीज़ को भी आप जानते रहें कि जजमानी व्यवस्था के 2 दृष्टिकोण हैं, एक प्रकार्यवादी और दूसरा है संघर्षवादी। और जो जजमानी व्यवस्था का जो व्यवस्थित अध्ययन करने वाले जो विलियम वाइजर महोदय हैं वो इसके प्रकार्यवादी दृष्टिकोण से संबंधित है। 11वां सवाल है डेमोक्रेसीज ऑफ ईस्ट, ये पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है। इसके लिए 4 ऑप्शन है, आर.के. मुखर्जी, जी.एस. घुरिये, डी.एन. मजूमदार और ए.आर. देसाई। आपको बताना है कि इन चारों ऑप्शंस में किसके द्वारा ये पुस्तक लिखी गई है। तो 11वें सवाल का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन ए, यानी आर.के. मुखर्जी महोदय के द्वारा ये डेमोक्रेसी ऑफ ईस्ट पुस्तक लिखी गई है। इस पुस्तक में वास्तव में आर.के. मुखर्जी साहब ने मुंडा द्रविड़ जो संस्था है उसको जो है वो भारत पंचायत को मूल माना है, और उन्होंने भाग्यवादी और सरल और सादा जीवन के रूप में ग्राम पंचायत को एक प्रमुख विशेषता के रूप में स्पष्ट किया है।
तो यहाँ पर यह स्पष्ट होता है कि जो 11वें सवाल का जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन ए आर के मुखर्जी। 12वां सवाल है, भारत में जजमानी व्यवस्था का सर्वप्रथम अध्ययन किसके द्वारा किया गया है? इसके लिए 4 ऑप्शन हैं, सुरजीत सिन्हा, विलियम वाइजर, ऑस्कर लेविस और रॉबर्ट रेडफील्ड। तो इन चारों ऑप्शंस में से ABCD में से जो इसका सही उत्तर है वो है ऑप्शन बी। ऑप्शन बी यानी विलियम वाइजर। भारत में जजमानी व्यवस्था का सर्वप्रथम जो अध्ययन किया था वो ब्रिटिश मानवशास्त्री विलियम वाइजर के द्वारा किया गया था। वाइजर महोदय ने मैनपुरी जिले के करीमपुर गांव का अध्ययन किया था और आप जानते हैं कि उनका जो अध्ययन है वो उनकी एक महत्वपूर्ण पुस्तक है, द हिंदू जजमानी सिस्टम। इसको भी आप नोट कर लें कि द हिंदू जजमानी सिस्टम, ये जो पुस्तक जो कि 1936 में प्रकाशित हुई थी और इस पुस्तक में विलियम वाइजर महोदय ने मैनपुरी जिले के करीमपुर गांव का अध्ययन किया था। तो इस 12वें सवाल का जो सही उत्तर हुआ वो हुआ ऑप्शन बी, विलियम वाइजर। 13वां सवाल है कि ग्रामीण समाज शास्त्र का जनक किसे माना जाता है? ग्रामीण यानी रूरल सोशियोलॉजी, फादर ऑफ रूरल सोशियोलॉजी किसे कहा जाता है? इसके लिए 4 ऑप्शन दिए गए हैं, ऑस्कर लेविस, विलियम वाइजर, रेडफील्ड और ऑप्शन डी है मैकियम मेरिट। तो इस 13वें सवाल का जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन बी, यानी ऑप्शन बी नहीं होगा, बल्कि इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन सी, रेडफील्ड। यानी 13वें सवाल का जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन सी, रॉबर्ट रेडफील्ड। अमेरिकन सांस्कृतिक समाज मानवशास्त्री रॉबर्ट रेडफील्ड को हम लोग ग्रामीण समाज शास्त्र का जनक कहते हैं, क्योंकि सबसे पहले ग्रामीण समाज का जो सर्वप्रथम अध्ययन किया था वो रॉबर्ट रेडफील्ड के द्वारा किया गया था और उन्होंने मैक्सिको के टेपोजलान गांव का अध्ययन किया था और इस गांव के अध्ययन के दौरान ही उन्होंने लोक समाज, कृषक समाज और लोक नगरीय जो सातत्य है इन जैसी अवधारणाओं का उल्लेख किया था। तो आप इसको नोट कर लें कि ये जो 13वें सवाल का जो सही उत्तर है वो ऑप्शन सी है, रॉबर्ट रेडफील्ड। 14वां सवाल है जिसमें ये पूछा गया है कि लघु समुदाय पालन से लेकर श्मशान तक का प्रबंध है, ये किसने कहा है? यानी आपको ये क्वेश्चन नंबर 14 में ये बताना है कि लघु समुदाय पालने से श्मशान तक का प्रबंध है, ये किससे संबंधित है? इसमें 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए है रॉबर्ट पार्क, ऑप्शन बी है DP मुखर्जी, ऑप्शन सी है राधा कमल मुखर्जी और ऑप्शन डी है रॉबर्ट रेडफील्ड। तो हम लोग जानते हैं कि इस 14वें सवाल का जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन डी, रॉबर्ट रेडफील्ड। रॉबर्ट रेडफील्ड ने जैसा कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि उन्होंने सबसे पहले ग्रामीण समाज का अध्ययन किया था और इस कारण से ही हम लोग उन्हें फादर ऑफ रूरल सोशियोलॉजी भी कहते हैं। और उन्होंने ये ग्रामीण समुदाय की विशेषता के अंतर्गत ग्रामीण समुदाय को एक्सप्लेन करते हुए उन्होंने कहा था कि लघु समुदाय जो है वो पालने से लेकर श्मशान तक का प्रबंध है। क्योंकि जो रॉबर्ट रेडफील्ड थे हैं वो लघु समुदाय ग्रामीण समुदाय को एक लघु समुदाय के रूप में मानते हैं और उन्होंने लघु समुदाय की 4 विशेषताएं बताई थी, जिसमें से लघुता, विशिष्टता, समरूपता और आत्मनिर्भरता, ये 4 जो हैं वो महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं और इसी विशेषता के आधार पर उन्होंने ग्रामीण समुदाय को एक आत्मनिर्भर समुदाय माना था और उन्होंने कहा था कि लघु समुदाय पालने से लेकर श्मशान तक का प्रबंध है। 15वां सवाल जो आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है वो है राणावतों की शादड़ी नामक गांव का अध्ययन
किससे संबंधित है? इसमें 4 ऑप्शन दिए गए, मैकियम मेरिट, ऑप्शन बी बी आर अम्बेडकर, ऑप्शन सी बी आर चौहान और ऑप्शन डी है ए आर देसाई। तो आपको ये बताना है कि इन चारों ऑप्शंस में से किसने राणावतों की सादड़ी नामक गांव का अध्ययन किया था। तो इस 15वें सवाल का जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन सी, ऑप्शन सी यानी बी आर चौहान। बी आर चौहान महोदय ने रॉबर्ट रेडफील्ड की लघु समुदाय की जो कॉन्सेप्ट है उसका भारतीय गांवों पर परीक्षण किया था और उन्होंने यानी ब्रिजराज चौहान ने राजस्थान के एक गांव राणावतों की सादड़ी का अध्ययन किया था और उन्होंने अपने अध्ययन में ये पाया था कि लघु समुदाय की जो 2 विशेषताएं हैं, समरूपता और आत्मनिर्भरता, इनका वहाँ पे अभाव है। यानी जो बी आर चौहान महोदय हैं वो रॉबर्ट रेडफील्ड के जो लघु समुदाय की जो 4 विशेषताएं उन्होंने बताई थी उनसे वो असहमत होते हुए ये कहा था कि उसका जब उन्होंने फील्ड वर्क किया था, क्षेत्र कार्य अध्ययन किया था, तो उस अध्ययन से उनको ये पता चला कि ग्रामीण लघु समुदाय में समरूपता और आत्मनिर्भरता नहीं है और उनका ये कहना था कि जो भारतीय गांव हैं वो लघु समुदाय के स्वरूप नहीं है। 16वां क्वेश्चन जो है वो है एस.सी. दुबे द्वारा निम्न में से किस गांव का अध्ययन किया गया था? ऑप्शन ए है समीरपेट, ऑप्शन बी है मुहाना, ऑप्शन सी है किशनगढ़ी और ऑप्शन डी है चानकोम। तो 16वें सवाल में ये पूछा गया है कि जो एस.सी. दुबे साहब हैं उन्होंने किस गांव का अध्ययन किया था। तो 16वें सवाल का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन ए समीरपेट, यानी एस.सी. दुबे ने समीरपेट गांव का अध्ययन किया था। तो इस तरह से आप इसको नोट कर लें कि जो एस.सी. दुबे साहब हैं उन्होंने समीरपेट गांव का अध्ययन किया था। दूसरा जो ऑप्शन है मुहाना, उसका अध्ययन किसके द्वारा किया गया था? तो उसका अध्ययन जो है वो मैकियम मेरिट द्वारा किया गया था। तीसरा जो ऑप्शन है चौथा जो ऑप्शन है रॉबर्ट रेडफील्ड के द्वारा चानकोम गांव का अध्ययन किया गया था। और जो किशनगढ़ी गांव है, किशनगढ़ी गांव का अध्ययन जो है वो मैकियम मेरिट के द्वारा किया गया था। तो आप इसको करेक्ट कर लें। समीरपेट गांव जो है वो उसका अध्ययन एस.सी. दुबे के द्वारा किया गया था। मोहाना गांव का जो अध्ययन है वो डी.एन. मजूमदार साहब के द्वारा किया गया था। और किशनगढ़ी जो गांव है उसका अध्ययन मैकियम मेरिट के द्वारा किया गया था। और जो चौथा ऑप्शन है चानकोम, इसका अध्ययन जो है वो रेडफील्ड के द्वारा किया गया था। 17वां सवाल है इंडियाज विलेजेस पुस्तक के लेखक कौन है? इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, एस.सी. दुबे, श्रीनिवास, मजूमदार और मैकियम मेरिट। तो ये जो 17वें सवाल का जो सही उत्तर होगा वो होगा इंडियाज विलेज के लिए। इंडियाज जो विलेज है वो एस.सी. दुबे की बुक है, यानी ऑप्शन सी जो ऑप्शन ए जो है वो इसका सही उत्तर है। यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना है कि इंडियन विलेज और इंडियाज विलेज इंडिया ये 2 अलग अलग पुस्तकें हैं। तो सॉरी, ये जो हम यहाँ पे थोड़ा सा करेक्ट कर दें, हम भूल रहे थे कि ये जो इंडियाज विलेज बुक है ये जो पुस्तक है वो एम.एन. श्रीनिवास महोदय की है। एम.एन. श्रीनिवास ने इंडियाज विलेज पुस्तक लिखी है। और जो इंडियन विलेज है वो एस.सी. दुबे के द्वारा लिखी गई। यानी आप इसको ये क्वेश्चन बार बार कंफ्यूज करता है कि इंडियाज विलेज जो है वो एम.एन. श्रीनिवास की है और इंडियन विलेज जो है वो एस.सी. दुबे की है। तो आप इसको याद रखें हमेशा, जिससे किसी प्रकार का कोई कन्फ्यूजन ना हो। तो इंडियाज जो विलेज है वो बुक जो है वो ऑप्शन बी श्रीनिवास इसके राइट आंसर है। 18वां क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सी पुस्तक मेंडलबाम से संबंधित है? यानी आपको बताना है
कि इन चारों बुक्स में से कौन सी जो बुक है वो मेंडलबाम से रिलेटेड है। इसमें 4 बुक्स दी गई हैं, इंडियन सोसाइटी, सोसाइटी इन इंडिया, इंडियन वुमेन और पीजेंट सोसाइटी। तो इस चारों बुक्स में से जो आपको बताना है कि इस मेंडलबाम की पुस्तक कौन है, तो आप जानते हैं कि मेंडलबाम की जो पुस्तक है सोसाइटी इन इंडिया है, यानी जो ऑप्शन बी है वो 18वें सवाल का ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। सोसाइटी इन इंडिया नाम से जो है वो पुस्तक जो है प्रकाशित हुई थी, वो पुस्तक जो है वो मेंडलबाम की है। यानी मेंडलबाम ने इस पुस्तक में भारतीय समाज में इस्लामीकरण के बढ़ते हुए प्रभावों का अध्ययन किया था। तो इस तरह से इस 18वें सवाल का जो सही उत्तर हुआ वो ऑप्शन बी हुआ। 19वां सवाल है पंच परंपरा सूत्र सिद्धांत के प्रणेता किसे माना जाता है। यानी 19वें सवाल में ये पूछा गया है कि पंच परंपरा सूत्र, या जिसको हम लोग बहु परंपरा सूत्र भी कहते हैं, तो इसके जन्मदाता कौन है, इस अवधारणा के प्रणेता कौन है। इसके लिए 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू, दूसरा है जीएस घुरिये, तीसरा ऑप्शन है AR देसाई और चौथा ऑप्शन है SC दुबे। तो इस 19वें सवाल का जो राइट आंसर है वो है SC दुबे, यानी ऑप्शन डी। यानी 19वें सवाल का जो करेक्ट आंसर हुआ वो हुआ ऑप्शन डी। यानी SC दुबे महोदय ने ये पंच परंपरा सूत्र की कॉन्सेप्ट दी है। यानी दुबे महोदय ने रेडफील्ड की जो 2 ध्रुवीय परंपरा का जो सिद्धांत है, यानी लघु परंपरा और बृहद परंपरा का जो सिद्धांत रॉबर्ट रेडफील्ड के द्वारा दिया गया था, तो इस द्विध्रुवीय परंपरा सिद्धांत को SC दुबे ने अस्वीकार किया। और उनका ये कहना है कि भारतीय जो समाज है वो सिर्फ 2 परंपराओं के आधार पर नहीं समझा जा सकता है, और इसलिए दुबे महोदय ने पंच परंपरा सूत्र या बहु परंपरा सूत्र की बात कही थी, और जिसमें उन्होंने भारतीय समाज में जो विद्यमान जो परंपराएं हैं उनको 5 भागों में विभाजित किया था, जिसमें एक है शास्त्रीय परंपरा, दूसरे को उन्होंने राष्ट्रीय परंपरा, तीसरे नंबर पे उन्होंने क्षेत्रीय या प्रादेशिक परंपरा, चौथे नंबर पर स्थानीय परंपरा और 5वें नंबर पर उन्होंने स्थानीय उप सांस्कृतिक परंपरा का उल्लेख किया है। तो इस तरह से ये जो पंच परंपरा का जो सूत्र है वो किससे संबंधित है, तो इसका जो सही उत्तर हुआ वो हुआ ऑप्शन डी, SC दुबे हैं इस परंपरा के या इस अवधारणा के जन्मदाता। 20वां सवाल है व्हाट इज फोक कल्चर, पुस्तक के लेखक कौन है। आपको बताना है कि व्हाट इज फोक कल्चर जो बुक है वो किसके द्वारा लिखी गई है। इसके लिए 4 ऑप्शन हैं, ग्राहम समनर, जॉर्ज M फोस्टर, रॉबर्ट रेडफील्ड और ऑस्कर लेविस। तो इस चारों सवाल में से जो इसका करेक्ट आंसर है वो है जॉर्ज M फोस्टर, यानी ऑप्शन बी। जॉर्ज M फोस्टर ने व्हाट इज फोक कल्चर पुस्तक लिखी थी, जिसमें उन्होंने लोक संस्कृति को परिभाषित करते हुए लिखा था कि लोक संस्कृति को जीवन के अन्य सामान्य तरीके के रूप में देखा जा सकता है। यानी आप यहाँ पर ये ध्यान रखें कि ये जो कभी कभी लोग कन्फ्यूजन होते हैं कि फोक वेज नाम से एक पुस्तक आई है, जिसके जो रचयिता हैं, जो लेखक हैं वो हैं ग्राहम समनर, और व्हाट इज़ फोक कल्चर जो है वो पुस्तक जॉर्ज M फोस्टर की है। 21वां सवाल जो है जिसमें ये पूछा गया है कि जब लघु परंपरा के तत्व ऊपर उठने लगते हैं, फैलाव का क्षेत्र विस्तृत हो जाता है और वे बृहद परंपरा तक पहुंच जाते हैं और उनका मूल स्वरूप परिवर्तित हो जाता है, तो इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं। इसके लिए 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए सार्वभौमिकीकरण,
ऑप्शन बी है समाजीकरण, ऑप्शन सी है स्थानीयकरण और ऑप्शन डी है संस्कृतिकरण। तो इस 21वें सवाल का जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन ए सार्वभौमिकीकरण। सार्वभौमिकीकरण के बारे में ये जो स्टेटमेंट आपने लिखा है या देख रहे हैं, तो ये जो स्टेटमेंट है वो मैकियम मेरिट का है। और मैकियम मेरिट ने ये सार्वभौमिकीकरण की अवधारणा का उल्लेख करते हुए उन्होंने बताया था कि जब कोई लघु परंपरा के तत्व यानी देवी देवता, प्रथा, परंपराएं आदि जो हैं वो ऊपर की ओर बढ़ने लगते हैं और इनका फैलाव का क्षेत्र विस्तृत हो जाता है, यानी ये बृहद परंपरा के स्तर तक पहुंच जाते हैं और इनका जो एक्चुअल जो मूल रूप है वो परिवर्तित हो जाता है, तो इस प्रक्रिया को हम लोग सार्वभौमिकीकरण के रूप से जानते हैं या इसको हम सार्वभौमिकीकरण कहते हैं। तो इस तरह से 21वें सवाल का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन ए सार्वभौमिकीकरण। 22वां सवाल है एकता और फैलाव यानी यूनिटी एंड एक्सटेंशन की जो अवधारणा है उसके जन्मदाता कौन है। इसके लिए 4 ऑप्शन दिए गए हैं, जिसमें पहला ऑप्शन है डी.एन. मजूमदार, दूसरा ऑप्शन है डी.पी. मुखर्जी, तीसरा ऑप्शन है आर.के. मुखर्जी और चौथा ऑप्शन है मॉरिस ओपलर। तो इस 22वें सवाल का जो सही आंसर है वो है मॉरिस ओपलर यानी ऑप्शन डी। मॉरिस ओपलर और प्रोफेसर आर.डी. सिंह ने दोनों लोगों ने मिल करके सेनापुर नाम का अध्ययन किया था और इस गांव के अध्ययन के दौरान उन्होंने एकता और फैलाव की अवधारणा को जन्म दिया था। यानी इस संबंध में, एकता और फैलाव के संबंध में ओपलर का जो मानना था कि जहां एक और भारतीय गांव सजातीय सांस्कृतिक एकता को स्पष्ट करते हैं, वहीं दूसरी ओर वैवाहिक संबंध, नातेदारी और आर्थिक लेन देन जैसे कुछ संबंध हैं जिसके आधार पर वो उसकी जो विशेषताएं हैं, गांव की जो प्रशासनिक राजनीतिक सीमाएं हैं वो बहुत दूर दूर तक फैली हुई हैं। तो इस तरह से मॉरिस ओपलर महोदय ने एकता और फैलाव की कॉन्सेप्ट यानी यूनिटी एंड एक्सटेंशन की कॉन्सेप्ट दी थी। तो इस 22वें सवाल का जो राइट आंसर हुआ वो ऑप्शन डी। 23वां सवाल है लाइफ इन ए मैक्सियन विलेज टेपोजलान नामक पुस्तक के लेखक कौन है, यानी इस पुस्तक में इस पुस्तक के रचयिता कौन है। लाइफ इन ए मैक्सियन विलेज टेपोजलान रिड्यूस्ड, ये पुस्तक जो है वो 1951 में आई थी और इस पुस्तक के जो रचयिता हैं वो हैं ऑस्कर लेविस। यानी 23वें सवाल का जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन बी, यानी ये जो बुक है वो किसकी है, वो ऑस्कर लेविस की है। 24वां सवाल है संस्कृतिकरण की अवधारणा किसने दी है। इसके लिए 4 ऑप्शन है, एस स्वामीनाथन, ऑस्कर लेविस, एम श्रीनिवासन और ऑप्शन डी है ऑगबर्न और निमकाप। तो जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि ये जो संस्कृतिकरण की जो अवधारणा है वो मैसूर नरसिम्हाचार्य श्रीनिवास, जिनको हम लोग शार्ट में एम.एन. श्रीनिवासन के नाम से जानते हैं, तो ये जो अवधारणा है उनसे रिलेटेड है। तो इस तरह से ये 24वें सवाल का जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन सी, एम.एन. श्रीनिवास की। एम.एन. श्रीनिवास ने ये जो अक्सर जो लोग ये कहते हैं, जो विदेशी विद्वान हैं जो मानते हैं कि भारतीय समाज जो है वो एक बंद समाज है, बंद व्यवस्था वाला देश है, तो इस बात की आलोचना करते हुए उन एम.एन. श्रीनिवास ने दक्षिण भारत में एक कुर्ग जनजातियों का अध्ययन किया था और उन्होंने अपने कुर्ग लोगों के अध्ययन के दौरान उन्होंने ये देखा कि गांव में जो है वो जातियों के बीच में गतिशीलता है, यानी जो ये मिथक है कि जो भारतीय समाज है वो अपरिवर्तनशील है, एक बंद समाज है, तो इस मिथक को उन्होंने टूटते हुए देखा और इस आधार पर उन्होंने
संस्कृतिकरण की अवधारणा दी थी। 25वां जो सवाल है वो है पॉलिटिक्स एंड अनटचेबिलिटी पुस्तक के लेखक कौन है। ये काफ़ी फेमस बुक है, आप सब लोग इसका राइट आंसर जानते होंगे, तो गेस करिए कि इसका राइट आंसर क्या हो सकता है। 25वें सवाल के लिए 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए है O.M. लिंच, ऑप्शन बी है मार्क्स, ऑप्शन सी है मॉरिस ओपलर और ऑप्शन डी है B.R. अम्बेडकर। तो इस 25वें सवाल का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन ए O.M. लिंच की। तो ये अक्सर लोग इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं और जो है वो इस पुस्तक का जो सही उत्तर है वो B.R. अम्बेडकर को लगाते हैं। लेकिन आप इसको नोट कर लें कि ये जो पॉलिटिक्स एंड अनटचेबिलिटी जो पुस्तक है वो इसके जो लेखक हैं वो O.M. लिंच है, यानी O.M. लिंच हैं, जिन्होंने आगरा में जो जाटो जाति है इसका अध्ययन किया था। वहाँ पर जो अस्पृश्यता है, अस्पृश्य जाति है, ये जो जाटो जाति, उसका अध्ययन किया था। और इस अध्ययन का जो उनका पूरा संपूर्ण अध्ययन है वो पॉलिटिक्स ऑफ अनटचेबिलिटी नामक पुस्तक में प्रकाशित है, इसमें लिखा गया है। तो ये जो पुस्तक है वो उसके जो लेखक हैं वो O.M. लिंच है, यानी ऑप्शन ए इस सवाल का सही आंसर है। 26वां जो सवाल है उसमें ये पूछा गया है कि द पासिंग ऑफ ट्रेडिशनल सोसाइटी पुस्तक निम्न में से किसकी है। इसके लिए 4 ऑप्शन है, आंद्रे बिताई, ऑस्कर लेविस, डेनियल बेल और डेनियल वार्नर। तो इस चारों ऑप्शंस में से इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा डेनियल लर्नर, यानी ऑप्शन डी। यानी 26वें सवाल का जो सही उत्तर है वो ऑप्शन डी है, डेनियल लर्नर। डेनियल लर्नर महोदय ने द पासिंग ऑफ द ट्रेडिशनल सोसाइटी, ये जो उनकी पुस्तक है, इस पुस्तक में उन्होंने पश्चिमीकरण की अवधारणा पर जो आपत्ति प्रकट की थी और उन्होंने पश्चिमीकरण के अवधारणा में पश्चिमीकरण की जगह पर उन्होंने आधुनिकीकरण शब्द को प्रयोग करने की सलाह दी थी। यानी उनका कहना था कि जो पश्चिमीकरण शब्द है वो ठीक नहीं है और पश्चिमीकरण एक संकुचित और सीमित क्षेत्र के प्रभावों को प्रकट करता है और इस कारण से इसकी जगह पर हमें आधुनिकीकरण शब्द का प्रयोग करना चाहिए। तो इस तरह से ये जो 26वें सवाल का जो सही उत्तर हुआ वो हुआ ऑप्शन डी, डेनियल लर्नर। 27वां सवाल है प्रभावशाली व्यक्तित्व की अवधारणा संबंधित है D.N. मजूमदार से, S.C. दुबे से, M.N. श्रीनिवास से और या फिर A.R. देसाई से। तो आपको ये बताना है कि ये जो प्रभावशाली व्यक्तित्व की अवधारणा है वो किससे रिलेटेड है। तो इस 27वें सवाल का जो सही उत्तर है वो है डॉक्टर S.C. दुबे, यानी ऑप्शन बी इस सवाल का राइट आंसर हुआ। S.C. दुबे महोदय ने जो प्रभु जाति की आलोचना करते हुए, यानी जो M.N. श्रीनिवास महोदय की जो डोमिनेंट कास्ट की यानी प्रभु जाति की जो अवधारणा है उसकी आलोचना करते हुए S.C. दुबे महोदय ने लिखा था कि प्रभु जाति जो है, जैसा कि S.C. दुबे ने M.N. श्रीनिवास ने कहा था कि प्रभु जाति जो है वो ऐसी जाति होती है जो किसी क्षेत्र विशेष में जिसकी जनसंख्या अधिक होती है। तो इसके जगह पर S.C. दुबे ने प्रभु जाति की कॉन्सेप्ट की जगह पे उन्होंने प्रभावशाली व्यक्तित्व की अवधारणा को स्पष्ट किया था। तो इस तरह से 27वें सवाल का जो सही उत्तर हुआ वो ऑप्शन बी S.C. दुबे है। 28वां सवाल है हैमलेट या गुच्छेदार गांव के रूप में गांवों का वर्गीकरण किसने किया है। इसके लिए 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए है ऑस्कर लेविस, ऑप्शन बी है लेविस कोजर, ऑप्शन सी है इरावती कर्वे और ऑप्शन डी है बेडन पावल। आपको बताना है कि इनमें से किसने हैमलेट या गुच्छेदार गांव को स्पष्ट किया है। तो इस 28वें सवाल का जो सही उत्तर है वो है
ऑप्शन सी इरावती कर्वे। इरावती कर्वे ने निवास व्यवस्था के आधार पर 3 प्रकार के गांवों का उल्लेख किया था, जिसमें से पहला उन्होंने समूह या न्यास्टिक परिवार या न्यास्टिक गांव, दूसरा उन्होंने पंक्तिनुमा गांव, और तीसरे में उन्होंने हैमलेट या गुच्छेदार गांव का, जिसको क्लस्टर विलेज बोलते हैं, इसका उल्लेख किया था। तो इस तरह से 28वें सवाल का जो राइट आंसर हुआ वो हुआ ऑप्शन सी इरावती कर्वे। 29वां सवाल है, जनजाति जाति सांतत्य की अवधारणा किसने दी है? जनजाति जाति सांतत्य की जो कॉन्सेप्ट है वो किसके द्वारा दी गई है? इसके लिए 4 ऑप्शन दिए गए हैं, जिसमें से पहला ऑप्शन है डी.एन. मजूमदार, दूसरा ऑप्शन है घुरिये, तीसरा है एस.सी. दुबे और चौथा है एन.के. बोस। तो इस 29वें सवाल का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन डी, एन.के. बोस। एन.के. बोस ने सबसे पहले उड़ीसा के जुआंग जनजाति के अध्ययन के बाद ये बताया था कि ये जो जनजाति जाति जो कॉन्सेप्ट है, सांतत्य है, इस अवधारणा का प्रतिपादन किया था। यानी जो जनजाति जाति जो सांतत्य जो कॉन्सेप्ट है, ट्राइब कास्ट कॉन्टिन्यूम जो है, ये कॉन्सेप्ट जो है वो एन.के. बोस महोदय की है, जिन्होंने उड़ीसा की जुआंग जनजाति के अध्ययन के दौरान ये कॉन्सेप्ट, ये अवधारणा का उल्लेख किया था। 30वां सवाल है, द अर्बन कम्युनिटी पुस्तक किसने लिखी है? आपको ये बताना है कि द अर्बन कम्युनिटी जो बुक्स है वो किसके द्वारा लिखी गई है। इसके लिए 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए है रॉबर्ट रेडेफील्ड, ऑप्शन बी है रॉबर्ट पार्क, ऑप्शन सी है रॉबर्ट केनली और ऑप्शन डी है ऑस्कर लेविस। तो इस चारों उत्तरों में से जो सही उत्तर है इस 30वें सवाल का जो राइट आंसर होगा वो होगा रॉबर्ट पार्क, यानी ऑप्शन बी। यानी अर्बन कम्युनिटी जो पुस्तक है वो रॉबर्ट पार्क के द्वारा लिखी गई थी। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जो अमेरिकन समाजशास्त्री रॉबर्ट पार्क हैं, जिनको कि हम लोग नगरीय समाजशास्त्र का जनक भी कहते हैं, यानी फादर ऑफ अर्बन जो सोशियोलॉजी है वो हम लोग रॉबर्ट पार्क को बोलते हैं। और उन्होंने ही 1915 में द सिटी नामक लेख लिखा था, और इस लेख में उन्होंने ये बताने का प्रयास किया था कि जो नगरीय समाज है, नगरीय समुदाय है, वो उसकी उन्होंने औपचारिक और कह लीजिए कि एक व्यवस्थित वैज्ञानिक अध्ययन की शुरुआत की थी। और इसी कारण से हम लोग रॉबर्ट पार्क महोदय को नगरीय समाजशास्त्र का पिता भी कहते। तो ये आप इसको जानते रहें कि द अर्बन कम्युनिटी जो बुक है, ये बुक है वो रॉबर्ट पार्क ने लिखी थी। हालांकि ये जो बुक है वो उन्होंने साथ मिलकर के लिखी थी। चूँकि बर्गेस का नाम इसमें नहीं है, इसलिए हम लोग ये बुक जो है वो रॉबर्ट पार्क के नाम को यहाँ पे हम लोग सही मानेंगे। हालांकि इसका जो सही उत्तर है वो रॉबर्ट पार्क और बर्गेस दोनों होना चाहिए था, लेकिन इसमें सिर्फ रॉबर्ट पार्क का उल्लेख किया गया है, तो इसलिए इसका जो राइट आंसर हुआ वो है ऑप्शन बी। इसमें अंत में आपको आपकी स्क्रीन पर उत्तर माला दिख रही होगी, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और स्क्रीनशॉट लेने के बाद आप इस वीडियो को दोबारा से प्ले करें और आप एक तरफ से दोबारा से फिर से आप इन सवालों को हल करने की कोशिश करें और देखें कि आप इसमें से कितने प्रश्नों का सही जवाब दे सकते हैं। तो इस तरह से आप इसको प्रैक्टिस करके आप इन सारे सवालों के सही जवाब जो है वो आप आसानी से दे सकते हैं। तो आशा है कि आप इस वीडियो के माध्यम से आपको लाभ पहुंचा होगा। आप अपने बहुमूल्य सुझावों के द्वारा कमेंट बॉक्स में आप अपने कमेंट के द्वारा
आप अपने बहुमूल्य सुझावों से हमें ज़रूर प्रेषित करें मेरे पास, जिससे कि हमको प्रेरणा मिलती है। और अंत में हम ये चाहेंगे कि अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप इसे सब्सक्राइब करने के साथ अपने मित्रों के साथ इसे शेयर करें, और जो बेल आइकन है, घंटी वाला बटन है, इसको प्रेस करना ना भूलें, जिससे जो मेरे जो आगे की वीडियो हैं वो आपको लगातार आप तक पहुंचते रहें।